नए डिजिटल मीडिया दिशा निर्देश से। तो भारत सरकार ने पहली बार 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 सन 2000 में आया था के अंतर्गत मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता प्रस्तावित की है। यह आचार संहिता जो है 3 महीने की पूर्व नोटिस, तो ध्यान रखिएगा कितने महीने की पूर्व नोटिस, तो 3 महीने की पूर्व नोटिस के रूप में लाई गई थी, जिसे 25 मई 2021 को लागू किया गया। यह आचार संहिता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87 की उपधारा 2 के खंड या और खंड या छा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग करते हुए लाई गई है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो यह है कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आदि मध्यवर्ती, तो यह ध्यान रखिएगा ये जो व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जो सोशल मीडिया हैं ये मध्यवर्ती माने जाते हैं। तो इन मध्यवर्तियों के लिए आचार संहिता में यह प्रावधान किया गया कि ये यथास्थित अपनी वेबसाइट, मोबाइल आधारित अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस या दोनों पर किसी व्यक्ति द्वारा अपने कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंच या उपयोग के लिए नियम और विनियमन, प्राइवेसी नीति और उपभोगकर्ता करार को प्रकाशित करेंगे। मध्यवर्ती अपने उपभोगकर्ता को यह बताएंगे कि वह ऐसी किसी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, रूपांतरित, प्रकाशित, प्रसारित, भंडारित या अपडेट नहीं करेंगे या साझा नहीं करेंगे जो कौन सी कंडीशन है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन बताई गई हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती है जिसके प्रति उपभोगकर्ता के पास कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, अपमानजनक है, वह जो कंटेंट है वह अपमानजनक है, अश्लील है, कामोद्दीपक है, बाल यौन शोषण संबंधी है या किसी दूसरे व्यक्ति की निजता को भंग करने वाली है, निंदाकारी है इत्यादि। तीसरा क्या है, बालक अर्थात 18 वर्ष से कम उम्र के लिए हानिकारक है। तो ये आपके कंटेंटों के बारे में बताया गया है। मध्यवर्ती को अपने शिकायत अधिकारी का नाम और संपर्क ब्यौरों के साथ उस पूरे तंत्र का प्रकाशन अपनी वेबसाइट पर करना होगा जिसके जरिए किसी शिकायत का निवारण किया जाना है। शिकायत अधिकारी 24 घंटे के भीतर मामले को अभिस्वीकार करेगा और इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसका निपटारा करेगा। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। मध्यवर्ती मुख्य अनुपालक की नियुक्ति करेगा जो अधिनियम यहाँ अधिनियम से तात्पर्य क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से है, जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। आचार संहिता डिजिटल मीडिया के लिए उक्त नियमों, विनियमों और करार के अनुपालन को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रावधान भी करती है। इसके अनुसार प्रकाशकों के संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय संरचना होगी। कौन सी? प्रथम स्तर पर प्रकाशकों द्वारा स्वतः विनियमन, दूसरा स्तर जो है प्रकाशकों के स्वतः विनियामक निकायों द्वारा स्वतः विनियमन, ठीक है। तीसरा, केंद्रीय स्तर द्वारा निरीक्षण क्रियाविधि। तो ये 3 त्रिस्तरीय संरचना होगी इनके जो शिकायतें उनके समाधान के लिए। आचार संहिता के संबंध में प्रकाशक द्वारा प्रकाशित अंतर वस्तु के बारे में शिकायत करने वाला व्यक्ति शिकायत समाधान क्रियाविधि पर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा। स्वतः विनियामक निकाय की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकारी, मानवाधिकारी किसी स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा की जाएगी और इसके अन्य सदस्य मीडिया, प्रसारण, बाल अधिकारी, मानवाधिकार और ऐसे अन्य सुसंगत क्षेत्रों के अधिकतम 6 विशेषज्ञ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें 6 विशेषज्ञ होंगे। तो एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। आचार संहिता में केंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण क्रियाविधि के लिए एक अंतर विभागीय समिति की स्थापना का प्रावधान है। इस स्तर पर शिकायतें इसी समिति के सुपुर्द की जाएंगी और यह समिति प्रकाशकों को समुचित दिशा निर्देश और परामर्शिका जारी करेगी। साथ ही आचार संहिता के अनुपालन हेतु प्रकाशकों को आदेश और निर्देश जारी किए जाएंगे। इस हेतु मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में ऐसे व्यक्ति को जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का ना हो, तो यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ऐसा व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का ना हो उसे नियुक्त किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव 2021 के बारे में। तो यहाँ एक फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि वर्ष 1951-52 में देश का पहला आम चुनाव होता है और इस समय लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ कराए जाते हैं। अभी वर्ष 2021 में अप्रैल मई में 4 राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, तो नाम याद रखिएगा कौन से, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव संपन्न कराए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट उनको देखें तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो यह चुनाव जो है आपका 8 चरणों में कराया गया। कितने चरणों में? 8 चरणों में कराया गया है, ठीक है। और इसमें कितनी सीटों के लिए
मतदान किया गया, तो 292 विधानसभा सीटों के लिए। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर जो विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो 295 है, 295, जिसमें से एक जो है एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित है, जबकि जो 2 अन्य हैं उसमें से 2, चूंकि 292 पे ही हुआ है, तो 2 विधानसभा सीटों पे जो उम्मीदवार थे आपका एक शमशेरगंज और जंगीपुर में, यहाँ विधानसभा प्रत्याशियों की मृत्यु के कारण चुनाव संपन्न नहीं हो पाया, इसलिए 292 विधानसभा सीटों पर मतगणना कराई गई। इन 294 सीटों में से 213 सीटों पर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने, और 1 सीट स्वतंत्र उम्मीदवार तथा 1 सीट राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी ने जीती है। तो यहाँ पर जो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है इनको 213 सीटें और जो मतदान प्रतिशत है वो टोटल का 47.9%, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली हैं और परसेंटेज के रूप में 38.1% वोट इनको मिले हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग वर्ष 1962 के बाद। वर्ष 1962 के बाद से यह पहला अवसर है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में वामपंथी दलों का प्रतिनिधित्व नहीं है और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, कौन सी बार मुख्यमंत्री बनी है? तीसरी बार बनी है। और यद्यपि वो जिस विधानसभा सीट से नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही थी वहाँ से ये हार गई थी। अगला देखते हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बारे में। तो यहाँ पर राज्य विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 234 हैं। 234 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव यहाँ पर एक ही चरण में कराया गया, ठीक है, और सबकी मतगणना जो है 2 मई को ही कराई गई थी। तो इन 234 विधानसभा सीटों में से 133 सीटें डीएमके को, 66 सीटें एआईडीएमके को और 18 सीटें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और वहीं डीएमके के नेता एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया है। तमिलनाडु में सत्ता की बागडोर जो पिछले 10 वर्ष थे वो एआईडीएमके ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र के हाथों में थी। अब केरल विधानसभा चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर राज्य विधानसभा की 140 सीटें थी। इन 140 सीटों में से 71 सीटें जिसको मिलेगी वो बहुमत हासिल कर लेता। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेतृत्व में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ ने केरल विधानसभा में 99 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है, जबकि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ केवल 41 सीटों पर ही जीत हासिल कर चुकी है। और पिनराई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। और यहाँ पे एक फैक्ट ये भी याद रखें, केरल के गठन के बाद से पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण किया है। आगे चलते हैं, अगला है असम विधानसभा चुनाव के बारे में बात करें। तो असम विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुए और ये जो मतदान हुए वो 3 चरणों के तहत कराए गए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 126 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 75 सीटों पर जीत हासिल की। मतलब बीजेपी नेतृत्व वाली जो गठबंधन थी उसको 75 सीटें मिली हैं, जबकि विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन को केवल 50 सीटों में 50 सीटें ही मिली हैं। और असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल जगदीश मुखी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को शपथ दिलाई। अब पुडुचेरी विधानसभा के बारे में बात करें तो पुडुचेरी विधानसभा को यहाँ पर देखते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पर चुनाव एक चरण में ही हुआ और इसमें यहाँ पर राज्य विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 30 सीटें हैं। इसमें विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात राजग को सत्ता प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक सीटें हैं वो मिल गई, मतलब उन्होंने बहुमत हासिल किया। इन 30 सीटों में से 6 सीटें जो हैं वो राजग में शामिल, 6 सीटें भाजपा ने और इनके साथ के जो सहयोगी थे उन्होंने 10 सीटें हासिल करके बहुमत हासिल किया था। और एन रंगास्वामी जो कि ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, ये बीजेपी के सहयोगी रहे हैं, इनको जो है पुडुचेरी का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। आगे देखते हैं ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन के संबंध में। तो देखिए, धान एवं अन्य फसलों की कटाई के बाद अवशेष के रूप में प्राप्त पराली को खेतों में जलाने के बजाय उसे संग्रहित एवं प्रसंस्कृत कर उसका बायोमास ईंधन के रूप में ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 30 से 40 मिलियन मीट्रिक टन धान की भूसी ये अप्रयुक्त रह जाती है और उसे जला दिया जाता है। यदि इस अवशेष या पराली को कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों में कोयले के साथ मिश्रित कर उसका दहन किया जाए तो इससे प्रतिवर्ष 45,000
मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो मई 2021 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रस्तावित मिशन की अवधि कितनी है? न्यूनतम 5 वर्ष होगी। और इस मिशन के जो उद्देश्य हैं उनको यदि देखें तो तापीय ऊर्जा संयंत्रों से अधिक मात्रा में कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास को फायरिंग। अब ये बायोमास को फायरिंग क्या है इसको भी आगे हम लोग देख लेंगे। तो उत्पादन हेतु बायोमास को फायरिंग के वर्तमान 5% के स्तर में वृद्धि कर उसे उच्च स्तर तक ले जाना तथा बायोमास पेलेट तथा कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करना एवं विद्युत संयंत्रों तक इसके परिवहन को सुगम बनाना। तीसरा जो उद्देश्य है बायोमास को फायरिंग के संबंध में नियामक मुद्दों पर विचार करना। इस मिशन के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति की परिकल्पना की गई है, जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इत्यादि के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारक इसमें शामिल होंगे। और प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन में एनटीपीसी लिमिटेड रसद एवं बुनियादी ढांचा संबंधी सहायता देने में बड़ी भूमिका निभाएगा। अब यहाँ पर बायोमास को फायरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसी बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस तथा कोयले जैसे अन्य ईंधनों के साथ बायोमास पदार्थों के सम्मिश्रण तथा दहन को बायोमास को फायरिंग कहते हैं। यूएनएफसीसीसी ने कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में बायोमास को फायरिंग को एक कार्बन रहित प्रौद्योगिकी, कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी के रूप में मान्यता दी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा। अगला है अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो देखिए स्थानीय निकायों के परामर्श से राज्य सरकारें जो हैं वो जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करती हैं। अब यहाँ इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्टर उसकी यदि बात करें तो 31 मार्च 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाट स्थित अंबोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में, ठीक है, जो कि पश्चिमी घाट में है। इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि सामंतवाड़ी तहसील जो कि सिंधुदुर्ग जिला में स्थित है, तो सामंतवाड़ी तहसील में अंबोली के निकट ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक दल ने मृदु जल में पाई जाने वाली मछली की एक दुर्लभ प्रजाति सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की है। ये जो सिस्टूरा हिरण्यकेशी है यह मृदु जल में या मीठे जल में पाई जाने वाली सिस्टूरा नामक मछली की एक दुर्लभ प्रजाति है या दुर्लभ उप प्रजाति है। इस मछली का नामकरण अंबोली गांव के निकट बहने वाली हिरण्यकेशी नदी के नाम पर किया गया। तो ध्यान रखिएगा हिरण्यकेशी नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। उल्लेखनीय है कि अंबोली क्षेत्र हिरण्यकेशी नदी के उद्गम स्थल तथा देवी पार्वती के मंदिर के लिए जाना जाता है। मृदु जल में पाई जाने वाली मछली की इन दुर्लभ प्रजातियों के आवास को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का निर्णय मत्स्यन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए किया गया है। यह जो है यह महाराष्ट्र में अंबोला जो है महाराष्ट्र में 5वां ऐसा जैव विविधता विरासत स्थल है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नहीं बल्कि 5वां है। इससे पहले जो थे वो आपके गढ़चिरौली जिले में ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, पुणे में गणेशखिंड, सिंधुदुर्ग में जिले में मिरिस्टिका दलदल वनस्पति तथा जलगांव में लैंडोर खोरी पार्क को जैव विविधता विरासत स्थल के तौर पर घोषित किया गया था। आगे बात करते हैं सुजल जल से पेयजल मिशन के संबंध में। तो याद रखिएगा सुजल क्या है? तो यह नल से पेयजल मिशन है। तो 26 जुलाई 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा के पुरी में सुजल नल से पेयजल मिशन को लॉन्च किया है। इसी के साथ पुरी भारत का ऐसा पहला शहर बन गया जहां के लोगों को सीधे नल से 24 घंटे लगातार उच्च गुणवत्ता का पेयजल प्राप्त हो सकेगा। भारत के किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में अभी तक ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसी सुविधा केवल विश्व स्तरीय शहरों जैसे लंदन, न्यूयॉर्क एवं सिंगापुर इत्यादि में उपलब्ध है। पुरी में सार्वजनिक स्थानों पर उच्च गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराने वाले नलों की स्थापना से प्लास्टिक वाटर बॉटल के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक अवशिष्ट के उन्मूलन में सहायता मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के संदर्भ में। तो देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जुलाई 2017 में दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु एक राष्ट्रीय नीति नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज प्रतिपादित की गई थी। हालांकि इस नीति के क्रियान्वयन में विभिन्न चुनौतियों के सामने आने के फलस्वरूप इसकी समीक्षा हेतु नवंबर 2018 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर 13 जनवरी 2020 को एक नई राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के मसौदे को सार्वजनिक किया गया था। केंद्र सरकार ने विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के बाद दुर्लभ
राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 को अंतिम रूप दिया है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको यदि बात करें तो 30 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि मार्च 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 31 मार्च 2021 तक दुर्लभ बीमारियों के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अंतिम रूप देने एवं उसे अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के अनुसार दुर्लभ रोगों को निम्न 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला समूह क्या है? ऐसे रोग जिसको एक बार उपचार की आवश्यकता होती है, एक बार उपचार की आवश्यकता वाले विकार। समूह 2 है, इसमें दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले विकार आते हैं। समूह 3 में ऐसे रोग जिनके लिए निश्चित उपचार उपलब्ध है लेकिन इनके उपचार की लागत बहुत अधिक है। केंद्र सरकार द्वारा समूह 1 जिसमें एक बार उपचार की आवश्यकता वाले विकार हैं, समूह 1 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ रोगों के पीड़ितों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का लाभ देश की लगभग 40% ऐसी जनसंख्या को प्रदान किया जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत केवल सरकारी तृतीयक अस्पतालों में उपचार हेतु पात्र हैं। इस नीति में एक क्राउड फंडिंग तंत्र की भी परिकल्पना है, जिसके द्वारा दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु एक सुदृढ़ IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉर्पोरेट क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्कृष्ट केंद्रों के संकाय का गठन किया जाएगा। कंसोर्टियम ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का गठन किया जाएगा। यह रोकथाम एवं उपचार प्रयासों के मध्य समन्वय स्थापित करेगा। दुर्लभ रोगों की रोकथाम एवं उपचार से संबंधित विभिन्न गतिविधियों हेतु अन्य उत्कृष्टता केंद्रों के साथ समन्वय के लिए नई दिल्ली में जो एम्स है इसको नोडल अस्पताल बनाया गया है। दुर्लभ रोगों के व्यापक प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार प्रमुख सरकारी अस्पतालों में चुनिंदा उत्कृष्टता केंद्रों को अधिसूचित करेगी तथा इन उत्कृष्टता केंद्रों को स्क्रीनिंग हेतु अवसंरचना विकास, परीक्षण, उपचार प्रत्येक हेतु अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का एक मुफ्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। दुर्लभ रोगों हेतु चिकित्सा विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय कंसोर्टियम का गठन किया जाएगा, जिसका संचालन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसमें ICMR एक सदस्य होगा। ठीक है, ICMR जो है आपका एक इसमें सदस्य होगा। आगे बात कर लेते हैं दुर्लभ रोगों के बारे में। तो दुर्लभ रोगों की कोई सार्वभौमिक या मानक परिभाषा नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुर्लभ बीमारी को अक्सर जीवन भर के लिए दुर्बल करने वाली ऐसी बीमारी या विकार के रूप में परिभाषित करता है जो प्रति 1000 जनसंख्या में एक या उससे कम लोगों को प्रभावित करती है। और ये विभिन्न देशों में इसकी परिभाषा अलग अलग है। जैसे कि अमेरिका में जो है 10,000 की जनसंख्या पर 6.4 लोगों को यदि ऐसा रोग है तो उसे दुर्लभ रोग माना जाएगा। इसी प्रकार से यूरोप में 10,000 की जनसंख्या पे 5 लोगों को। तो इस प्रकार से ये अलग अलग जगह पे अलग अलग इसकी डिफिनेशन है। वहीं यदि भारत के बारे में बात करें तो भारत में व्यापकता के आधार पर दुर्लभ रोगों को परिभाषित करने के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अतः भारत में दुर्लभ बीमारियों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। इस समस्या के समाधान हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा अस्पताल आधारित दुर्लभ रोगों हेतु राष्ट्रीय रजिस्ट्री नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर डिजीज के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। सामान्यतः भारत में किसी रोग या विकार को दुर्लभ रोग तब कहा जाता है जब वह प्रति 2500 जनसंख्या में से एक या उससे कम लोगों को प्रभावित करता है। भारत में अब तक लगभग 7000 से 8000 ऐसी बीमारियां दर्ज हुई हैं जिन्हें वैश्विक स्तर पर दुर्लभ रोगों की संज्ञा दी गई है। इनमें प्रमुख हैं पोम्पे डिजीज, साइस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, बुलमैन डिजीज इत्यादि। आगे बात कर लेते हैं इसी में अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस के बारे में। तो प्रतिवर्ष या प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के अंतिम दिन या तो ये 28 तारीख होगा या तो 29 तारीख होगा। तो फरवरी माह के अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी 2021 को 14वें अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस को मनाया गया था। जो पहला मनाया गया था वो मनाया गया था 29 फरवरी 2008 को। आगे बात कर लेते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में। तो ये जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। ठीक है, यह महोत्सव जन भागीदारी की विचारधारा के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम पूरे देश में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा आयोजित किया जाएगा तथा देश के बाहर भारत के दूतावासों में भी इसका आयोजन होगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो भारत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, ये 75वीं वर्षगांठ कब होगा? 15 अगस्त 2022 को। तो 75वीं वर्षगांठ के 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साबरमती आश्रम, गुजरात के अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है, यहाँ से आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया। तो ध्यान रखिएगा ये पहल कहाँ से लॉन्च की गई थी? तो गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। यह पहल जो है
और तारीख भी याद रखिएगा 12 मार्च 2021 को। यह पहल 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया तथा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने हेतु सुझाव एवं नीतिगत दिशा निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्यीय एक समिति का भी गठन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय सहयोगी की भूमिका में होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, इसके जरिए आज़ादी से जुड़े हुए अनेक नाम जो इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं, जैसे मतलब अनसंग हीरोज को सामने लाना। इसके अतिरिक्त 1857 से 1947 के मध्य चले स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देशवासियों तथा युवा पीढ़ी को देना। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के सामने 75 वर्षों की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना तथा अगले 25 वर्षों के लिए देश के संकल्प की एक रूपरेखा तैयार करना। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए 5 पिलर्स निर्धारित किए गए हैं, 5 स्तंभ। तो ये 5 स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। इस पर प्रश्न बन सकता है। पहला है आपका स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा है 75 वर्ष पर विचार, तीसरा है 75 वर्ष पर उपलब्धियां, चौथा है 75 वर्ष पर कार्य और पांचवा है 75 वर्ष पर संकल्प। युवा प्रधानमंत्री योजना के बारे में बात करें तो 29 मई 2021 को उच्च शिक्षा विभाग जो कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है, इसके द्वारा 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना, युवा जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स को लॉन्च किया गया है। यहाँ युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूरा जो रूप है वो क्या है, यंग, वाई से यंग है, यू से अपकमिंग, तो यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। युवा योजना जो है यह इंडिया #75 परियोजना या आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसका ही एक अंग है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। सघन मिशन इंद्रधनुष के बारे में बात करें, सघन मिशन इंद्रधनुष तो देश में प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने एवं उसे ऊर्जावान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2014 को, तो ये डेट याद रखिएगा, 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष नाम से सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया था। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य देश के सभी बच्चों मतलब 2 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का तीव्र गति से 100% टीकाकरण करना था। अगस्त 2017 तक मिशन इंद्रधनुष को 4 चरणों का सफल संचालन किया गया। टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया। कब? 2017 में। देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 को दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य संचालित किया गया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टरों की बात करें तो 19 फरवरी 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 IMI 3.0 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 पोर्टल और इस मिशन के परिचालन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस मिशन को 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य 15 दिनों के 2 दौरों में संचालित किया जाएगा और इस सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, मतलब टोटल कितने, टोटल जो है 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पे सब में नहीं बल्कि 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्व चिन्हित 250 जिलों या शहरी क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं और न ही सभी जिलों में। यहाँ पे आगे देखें तो ये सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का मुख्य फोकस ऐसे बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर था जो कोविड-19 महामारी का टीकाकरण से वंचित रह गए। इस मिशन के अंतर्गत प्रवासन स्थलों से पलायन करने वाले लाभार्थियों और सुदूर क्षेत्रों के लोगों को लक्षित किया गया है। मिशन के तहत देश के सभी जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा 100% नहीं बल्कि 90% है। चमोली त्रासदी के बारे में बात करें तो चमोली जो है पहले चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता रहा है और अभी हाल ही में जो है ये ग्लेशियर टूटने की वजह से चर्चा में था। तो 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली में नंदा देवी पर्वत, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे और कौन से पर्वत और किन नदियों का, तो इतनी बातें याद रखिएगा यहाँ पे। तो 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली में नंदा देवी पर्वत की ढलान पर एक ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा एवं ऋषि गंगा नदी, तो 2 नदियां कौन सी हैं, धौली गंगा और ऋषि गंगा नदी में आई बाढ़ ने तटवर्ती इलाकों में भीषण तबाही मचाई।
इस बाढ़ के फलस्वरूप तपोवन, विष्णुगढ़ और ऋषिगंगा लघु जल विद्युत परियोजना को सर्वाधिक क्षति हुई है। उल्लेखनीय है यहाँ पे कि ऋषिगंगा नदी जो है, ऋषिगंगा नदी वो अलकनंदा नदी की सहायक नदी है और विशेषज्ञों का मानना है कि इस आपदा का मूल जो है करीब 5600 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक हैंगिंग ग्लेशियर था, जिसके टूटने से भूस्खलन हुआ एवं कृत्रिम अस्थायी बांध बन गया, जो आगे होने वाली तबाही का कारण बना। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर चमोली के बारे में। तो अगस्त 2021 में उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में, कहाँ पे? चमोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। इस हर्बल पार्क को केंद्र सरकार की प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में हम लोग कैंपा के नाम से जानते हैं, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा योजना के तहत विकसित किया गया है। यह 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत चीन सीमा के करीब है। जो माना गांव है ये चीन की सीमा से लगे चमोली के अंतिम भारतीय गांव है। यह रतले पनबिजली परियोजना के बारे में बात करें तो 20 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता की रतले पनबिजली परियोजना में 5,281.94 करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना, महत्वपूर्ण यह है कि यह परियोजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में चेनाब नदी पर स्थित है। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्टरों की बात करें तो यह जो परियोजना है यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, मतलब इसके पानी को रोका नहीं जाएगा। रतले बिजली परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड JKSPDC की हिस्सेदारी वाली एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का निगमन 1 जून 2021 को किया गया, जिसमें राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एवं इसकी हिस्सेदारी जो है 51%, वहीं जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड JKSPDC की हिस्सेदारी 49% है। और इस परियोजना को 60 माह की अवधि के अंदर चालू किया जाएगा। अब यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में जो अन्य निर्माणाधीन पनबिजली परियोजना है उनको भी एक बार देख लें तो क्वार पनबिजली परियोजना ये चेनाब नदी पर है और किश्तवाड़ जिले में स्थित है। वहीं किरथाई 2 पनबिजली परियोजना ये भी चेनाब नदी पर है और किश्तवाड़ में ही है। शावलकोट पनबिजली परियोजना चेनाब नदी पर और रामबन में स्थित है। वहीं उरी प्रथम पनबिजली परियोजना ये आपका झेलम नदी पर है और बारामूला में। वहीं दुलहस्ती पनबिजली परियोजना चेनाब नदी पर और किश्तवाड़ा में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा केवल आपकी उरी पनबिजली परियोजना जो है वो झेलम में है, झेलम पे, जाकि बाकी जो अन्य यहाँ पे लिखे गए हैं क्वार पनबिजली परियोजना, किरथाई पनबिजली परियोजना, सावलकोट पनबिजली परियोजना और दुलहस्ती ये सभी आपके चेनाब नदी पर है। आगे बात करते हैं भारत नवाचार सूचकांक 2020 के संबंध में। तो देखिए नीति आयोग ने अक्टूबर 2019 में भारत नवाचार सूचकांक के प्रथम संस्करण को लॉन्च किया था, जो भारत में राज्य स्तर पर नवाचार परितंत्र का विश्लेषण करने तथा उसे बढ़ावा देने हेतु एक उपयोगी साधन है। तो ध्यान रखिएगा प्रथम संस्करण कब आया था? 2019 में आया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टर को देखें तो 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस जो है ये ज्ञान भागीदार नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल रहा है। इस सूचकांक को निम्न 2 मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया। पहला है इनेबलर्स और दूसरा है प्रदर्शन या परफॉर्मेंस। तो इनेबलर्स में क्या है? इस सूचकांक में नवाचार हेतु किए गए निवेश को इनेबलर्स के माध्यम से मापा गया है। जबकि प्रदर्शन की बात करें तो किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधी गतिविधियों के परिणाम रिजल्ट और आउटपुट को इस शीर्षक के तहत शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग। तो इस सूचकांक में भारत के 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में 0 से 100 के पैमाने पर स्कोर प्रदान किया गया है, जहां 0 सबसे खराब प्रदर्शन है और 100 नवाचार के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को इंगित करता है। भारत नवाचार सूचकांक में समग्र रूप से भारतीय राज्यों का स्कोर 23.4 है, जबकि 2019 में जो है 15.6 था समग्र स्कोर, जो यहाँ नवाचार के संदर्भ में विकास एवं सुधार की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। यदि आप बड़े राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में कर्नाटक प्रथम स्थान पर था तथा बिहार जो है बड़े राज्यों में 17 राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें से कर्नाटक नंबर 1 पर है और बिहार सबसे निचले स्तर पर है या निचले पावदान पर है। वहीं उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में नवाचार के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश जो है सर्वश्रेष्ठ है और वहीं मेघालय अंतिम स्थान पर है। और केंद्र शासित प्रदेशों या शहरी केंद्र शासित प्रदेशों में यदि देखें तो इसमें आपका दिल्ली
प्रथम स्थान पर है, जबकि लक्षद्वीप जो है अंतिम स्थान पर है। यदि सारी कैटेगरी को हटाकर यदि देखा जाए तो नंबर 1 पर आप देखेंगे तो दिल्ली सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ पर जो 3 अलग अलग कैटेगरी में जो सूचकांक उनको देखें तो भारत नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष बड़े राज्य कौन से हैं, तो इसमें आपका कर्नाटक नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र 2 पे है, तमिलनाडु 3 पे, तेलंगाना 4 पे और केरला 5 पे है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल। वहीं इनेबलर्स घटक के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, तो बड़े राज्यों कैटेगरी में केरल आपका इनेबलर्स मतलब जहां इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है तो केरल पहले नंबर पे है, दूसरे पे आपका तमिलनाडु है, तीसरे पे कर्नाटक है, चौथे पे महाराष्ट्र और 5वें पे आंध्र प्रदेश है। वहीं उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में देखें तो इनेबलर्स कैटेगरी में सिक्किम नंबर 1 पर है, मणिपुर दूसरे पे है, हिमाचल प्रदेश तीसरे पे है, उत्तराखंड चौथे पे और मिजोरम 5वें पे है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश या शहरी राज्य या छोटे राज्यों के संबंध में यदि बात करें इनेबलर्स कैटेगरी में तो चंडीगढ़ नंबर 1 पर है, दिल्ली दूसरे पे है, गोवा तीसरे पे है, पुडुचेरी चौथे पे है और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 5वें पे है। वहीं आगे चलते हैं, आगे प्रदर्शन घटक के परफॉर्मेंस वाला जो घटक है इसके संदर्भ में जो शीर्ष 5 राज्य हैं तो बड़े राज्यों कैटेगरी में आपका कर्नाटक आएगा, फिर दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे तेलंगाना और 5वें पे उत्तर प्रदेश। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रदर्शक घटक के संदर्भ में उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है और 5वें स्थान पर है। वहीं उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर नंबर 1 पे उत्तराखंड है, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे पे असम, चौथे पे मणिपुर और 5वें पे मिजोरम है। वहीं संघ शासित प्रदेश और शहरी राज्य या छोटे राज्यों की यदि बात करें तो इसमें नंबर 1 पे दिल्ली है, फिर दूसरे पे चंडीगढ़ है, तीसरे पे दमन दीव है, चौथे पे दादर और नगर हवेली और 5वें पे पुडुचेरी है। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान भी दिया गया है, बड़े राज्यों की श्रेणी में, ठीक है, भारत नवाचार सूचकांक में, जबकि पिछले वर्ष इसे 7वां स्थान प्रदान किया गया था। इसी प्रकार इनेबलर्स घटक के संदर्भ में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है प्रदेश को 16वां स्थान, जबकि प्रदर्शन घटक के संदर्भ में 5वां स्थान प्रदान किया गया है। आगे बात कर लेते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ रेल कनेक्टिविटी के संदर्भ में। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भारत के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में निर्मित किया गया है। इसे 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर इस स्मारक का उद्घाटन किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर 182 मीटर है और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह स्थित कहाँ है, तो गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है। और इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो मूर्तिकार रहे हैं वो कौन रहे हैं, श्री राम बी सुतार। यहाँ संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टरों को देखें तो 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के विभिन्न स्थानों से केवड़िया को जोड़ने के लिए 8 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने दाभोई चंदौड़ ब्रॉडगेज रेल लाइन, चंदौड़ केवड़िया नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन सहित अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। तो ध्यान रखें कितनी ट्रेनें जोड़ी गई हैं या इससे जोड़ने के लिए प्रस्तावित की गई हैं, 8 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दी गई है। यहाँ पे इन ट्रेनों के नाम को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार जन शताब्दी एक्सप्रेस को नवीनतम विस्टा डोम पर्यटक कोच से लैस किया गया है। और ज्ञातव्य है कि न्यू केवड़िया रेलवे स्टेशन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सी प्लेन सेवा के बारे में बात करें तो 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उड़ान योजना के अंतर्गत देश की पहली व्यावसायिक सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई थी 31 अक्टूबर 2020 को। 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात के नर्मदा जिले केवड़िया नामक स्थान पर एवं साबरमती रिवर फ्रंट जो कि अहमदाबाद में है, इसके मध्य देश की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया। और इसके साथ ही केवड़िया एवं साबरमती रिवर फ्रंट स्थित जल एरोड्रोम का भी उद्घाटन किया। साबरमती रिवर फ्रंट एवं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मध्य सी प्लेन सेवा स्पाइस जेट एयरलाइन द्वारा संचालित की जाएगी। आगे चलते हैं, अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा किया जाता है। 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 का शुभारंभ किया गया। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 जो है इसे 2016 में प्रारंभ किया गया और इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के तहत वर्ष 2020 तक कुल 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 को शुभारंभ किया गया है। इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 को 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 717 जिलों में लॉन्च किया गया है और इसके तहत राज्य घटक के माध्यम से राज्य
सरकारों की अधिक भूमिका देखिए, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 था, इसके तहत राज्य घटक के माध्यम से राज्य सरकारों की अधिक भूमिका सुनिश्चित की गई थी। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत जिला कौशल समितियों के माध्यम से जिला प्राधिकरण की अधिक भागीदारी की परिकल्पना की गई है। राज्य कौशल विकास मिशनों की बात करें तो राज्य कौशल विकास मिशनों के निर्देशन में जिला कौशल समितियां कौशल अंतराल की समस्या का समाधान करने और जिला स्तर पर कौशल प्रशिक्षण की मांग का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का उद्देश्य वर्ष 2020-21 के दौरान 948.9 करोड़ रुपए के परिव्यय से लगभग 8 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 जो योजना है, इसके 2 घटक हैं। पहला केंद्रीय घटक, इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जाएगा, जबकि राज्य घटक, इसका कार्यान्वयन राज्य कौशल विकास मिशनों या राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के संबंधित विभागों के द्वारा किया जाएगा। इस योजना के संपूर्ण लक्ष्य को केंद्र एवं राज्य घटकों के मध्य जो है केंद्र की जो हिस्सेदारी वो 75% है और राज्य की 25, तो 75:25 के अनुपात में विभाजित किया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के संबंध में। तो वर्ष 1987 में भारत की प्रथम अंतरराज्यीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, कब? 1987 में। और यह जो आपका पहला वाला था, यह 1750 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है। इसमें हजीरा आपका गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में और जगदीशपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ से होकर के यह गुजरती है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की यदि बात करें तो 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। कोच्चि मंगलूर गैस पाइपलाइन की लंबाई लगभग 450 किलोमीटर है और इस गैस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा संपन्न किया गया। यह गैस पाइपलाइन कोच्चि, कुट्टनाद, कन्नूर तथा मंगलूर आदि शहरों से होकर गुजरेगी तथा इस गैस पाइपलाइन से दक्षिण भारत के राज्य क्रमशः केरल और कर्नाटक लाभान्वित होंगे। इस पाइपलाइन की परिवहन क्षमता 12 MMSCMD, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे है। वहीं यह पाइपलाइन कोच्चि मतलब केरल के कोच्चि स्थित LNG पुनर्गैसीकरण टर्मिनल से मंगलूर, जो कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिला में स्थित है मंगलूर, यहां तक प्राकृतिक गैस का परिवहन करेगी। इस दौरान यह केरल के एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर तथा कासरगोड जिलों से होकर गुजरेगी। केरल के पलक्कड़ जिले के कोट्टनाद जो है इस परियोजना का एक प्रमुख जंक्शन है, जहां से यह पाइपलाइन 2 शाखाओं में, एक आपका मंगलूर शाखा है, दूसरी तमिलनाडु शाखा, इसमें विभाजित हो जाती है। इसी में बात कर लेते हैं रामनाथपुरम थुथुकुंडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के संबंध में। तो 17 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को रामनाथपुरम थुथुकुंडी, जो कि तूतीकोरिन में स्थित है, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। यह पाइपलाइन 1445 किलोमीटर लंबी एन्नोर, तिरुवल्लुर, बेंगलुरु, पुडुचेरी, नागपट्टिनम, मदुरई, तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का 143 किलोमीटर लंबा खंड है। रामनाथपुरम थुथुकुंडी पाइपलाइन की क्षमता जो है वो 8 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन है। आगे बात कर लेते हैं डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के संबंध में। तो 7 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में डोभी आपका कहाँ पे है? बिहार में है, और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, तो डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस पाइपलाइन की लंबाई 348 किलोमीटर है और इस पाइपलाइन की क्षमता जो है वो 8 MMSCMD है। ठीक है, अर्थात 8 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन है। यह पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का अंग है। यह पाइपलाइन प्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त बिहार एवं झारखंड के 10 जिलों को लाभान्वित करेगी। यह पाइपलाइन पश्चिम बंगाल को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी तथा इसके निर्माण से 11 लाख मानव दिवसों को रोजगार का सृजन होगा। साथ ही इसके लिए जो फंडिंग है, जो लागत दी जाएगी, वो किसके द्वारा किया जाएगा? फंडिंग वो गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं लाइट हाउस परियोजना के संबंध में। तो 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लाइट हाउस परियोजना LHP की आधारशिला रखी है। यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि इस परियोजना को 6 राज्यों के 6 स्थानों पर 6 अलग अलग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पूरा किया जाएगा। तो 3 चीज यहाँ पे 3 बातें हैं इसमें।
6 राज्य, 6 स्थान और 6 अलग अलग प्रौद्योगिकियाँ। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो लाइट हाउस परियोजना केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये मॉडल आवासीय परियोजनाएं हैं जिसके तहत किसी क्षेत्र की स्थानीय जलवायु और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ, मजबूत और भूकंपरोधी मकान बनाए जाएंगे। इस परियोजना को वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती इंडिया GHTC ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंजेस इंडिया के तहत शुरू किया गया है। इस LHP के तहत अर्थात लाइट हाउसिंग या लाइट हाउस जो परियोजना है, इसके तहत जो 6 राज्य और जो 6 स्थल चुने गए हैं वो कौन से हैं? त्रिपुरा से अगरतला है, झारखंड से रांची, मध्य प्रदेश से इंदौर, उत्तर प्रदेश से लखनऊ, गुजरात से राजकोट और तमिलनाडु से चेन्नई यहाँ पे मकान बनाए जाएंगे। इस परियोजना के तहत उपयुक्त राज्यों में प्रत्येक स्थान पर लगभग 1000 मकानों का निर्माण किया जाएगा और 6 अलग अलग स्थानों के लिए चयनित 6 विभिन्न प्रौद्योगिकियों को चयनित किया गया है। तो यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण बस इतना है कि ये 6 स्थान और 6 राज्य कौन से, तो ध्यान रखिएगा अगरतला से त्रिपुरा को लिया गया है, झारखंड से रांची को, मध्य प्रदेश से इंदौर को, उत्तर प्रदेश से लखनऊ को और गुजरात से राजकोट को और तमिलनाडु से चेन्नई को लिया गया है। लाइट हाउस जो परियोजना है इसके तहत मकानों का निर्माण अधिकतम 12 माह में पूर्ण करना होगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019-20 को निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर घोषित किया था 2019-20 को। तो महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा, निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष के अंक के रूप में प्रधानमंत्री ने लाइट हाउस परियोजना के अतिरिक्त नवाचारी निर्माण प्रौद्योगिकियों पर एक प्रमाणन पाठ्यक्रम सर्टिफिकेशन कोर्स जिसका नाम है नवरीति। तो ध्यान रखिएगा नवरीति क्या है, तो नवरीति जो है एक आपका प्रमाणन पाठ्यक्रम है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। इसका पूरा नाम है न्यू अफोर्डेबल वैलिडेटेड रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन हाउसिंग, इसको लॉन्च किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इतनी चीज़ों को देखा। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं 100वीं किसान रेल के बारे में। तो देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2020-21 में दूध, मांस और मछली सहित शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से किसान रेल की शुरुआत करने की घोषणा की थी। तो ध्यान रखिएगा 2020-21 के बजट में, जो अभी लेटेस्ट बजट है वो 2021-22 है, ठीक है। और इसी परिप्रेक्ष्य में 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली से और बिहार के पटना के दानापुर के मध्य प्रथम किसान रेल का परिचालन प्रारंभ किया गया था और बाद में इसे जो है किसानों की मांग पर इसका विस्तार मुजफ्फरपुर तक कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त 28 दिसंबर 2020 को, तो देखिए ये आपका 7 अगस्त 2020 को पहला चलता है, फिर 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जो 100वीं किसान रेल है यह कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? यह रेलगाड़ी जो महाराष्ट्र के सोलापुर के शंगोला से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के शालीमार के मध्य परिचालित होगी। तो ध्यान रखिएगा 100वीं जो किसान रेल है कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों की ढुलाई की व्यवस्था का समन्वय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल के तहत भारतीय रेल के माध्यम से किसी भी अनुसूचित फलों एवं सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी प्रदान कर रहा है तथा 30 जुलाई 2021 तक की स्थिति के अनुसार देश भर में 72 मार्गों पर 1040 किसान रेल सेवाओं का परिचालन किया जा रहा है। आगे बात करते हैं आगरा मेट्रो परियोजना के बारे में। तो कुछ फैक्ट याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम मेट्रो सेवा की शुरुआत कब होती है? वर्ष 1984 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में होती है और भारतीय इंजीनियर ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तथा 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मजेटा लाइन पर भारत के पहले चालक रहित रेल परिचालनों का शुभारंभ किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब जिसकी चर्चा हम लोग को करना है उसको देखते हैं। तो 7 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था। ये जो आगरा मेट्रो परियोजना है इसके अंतर्गत 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा जिसकी कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर होगी। पहले कॉरिडोर की लंबाई 14 किलोमीटर होगी जो ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा के बीच चलाया जाएगा और इसमें 13 मेट्रो स्टेशन होंगे, 6 एलिवेटेड होंगे और 7 भूमिगत होंगे। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा कॉरिडोर की लंबाई 15.4 किलोमीटर होगी जो आगरा कैंट से कालिंदी बिहार के मध्य निर्मित होगा।
और इस परियोजना का वित्त पोषण अंशतः भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समान समता आधार इक्वल इक्विटी बेसिस पर तथा अंशतः अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से ऋण के माध्यम से किया जाएगा। तथा इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखिएगा कि इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का पुनर्गठन कर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में किया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम मेट्रो सेवा लखनऊ मेट्रो है जो वर्ष 2017 में परिचालन में आया है, जबकि उत्तर प्रदेश की दूसरी मेट्रो सेवा नोएडा मेट्रो है जो वर्ष 2019 से परिचालन में है। अगला है, इसी में देखते हैं मेट्रो लाइट एवं मेट्रो नियो। तो ये क्या है, ये नई प्रौद्योगिकियां हैं। इनके संबंध में बात करें तो केंद्रीय बजट 2021-22 मतलब जो अभी लेटेस्ट बजट है उसमें केंद्र सरकार द्वारा मेट्रो लाइट एवं मेट्रो नियो नामक दो नई प्रौद्योगिकियों या टेक्नोलॉजी की तैनाती प्रस्तावित की गई है। टीयर 1 शहरों के आसपास के क्षेत्रों तथा टीयर 2 शहरों में समान अनुभव, सुविधा एवं सुरक्षा के साथ अपेक्षाकृत काफ़ी कम लागत पर मेट्रो रेल प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु मेट्रो लाइट एवं मेट्रो नियो की तैनाती की जाएगी। मेट्रो लाइट संस्करण या सामान्य मेट्रो की 40% लागत पर तथा मेट्रो नियो संस्करण सामान्य मेट्रो की 25% लागत पर निर्मित किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मेट्रो लाइट परियोजना कार्यान्वित की जा रही, जिसके वर्ष 2024 तक पूर्ण होने की संभावना है। और गोरखपुर मेट्रो लाइट परियोजना की प्रस्तावित लंबाई कितनी है, 27.84 किलोमीटर है। आगे चलते हैं भारत के शीर्ष 10 पुलिस थाने 2020 के बारे में। तो 3 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस थानों की सूची जारी की है। यह जो सूची है वर्ष 2015 में गुजरात के कच्छ में आयोजित पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप जारी की गई है। इस सूची में देश के 16,671 पुलिस थानों में से शीर्ष 10 पुलिस थानों को चयन किया गया। अब जो टॉप के 3 हैं उनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर मणिपुर के थोबल जिला का जो पुलिस थाना है नोगपोकशिक्मी, आप अपने हिसाब से इसका उच्चारण कर सकते हैं। और वहीं दूसरे नंबर पे तमिलनाडु के सलेम सिटी जिले में स्थित AWPS सुरमंगलम है। और तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले का खारसांग पुलिस थाना है। ठीक है, तो ये तीनों महत्वपूर्ण है टॉप के। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का किसको शामिल किया गया वो भी महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश जो है 8वें नंबर पे है और उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिले का जो कांट आपका पुलिस थाना है ये 8वें नंबर पे है इस रैंकिंग में। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश में रामायण क्रूज सेवा के संबंध में। तो 1 दिसंबर 2020 को तत्कालीन केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री मनसुख मांडविया के वक्तव्य के अनुसार अयोध्या में सरयू नदी पर शीघ्र ही पहली लग्जरी रामायण क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। ठीक है, इस क्रूज की आंतरिक साज सज्जा श्री रामचरितमानस पर आधारित होगी तथा यह 80 सीटों वाली क्रूज पूरी तरह से वातानुकूलित होगी। इस दौरान मतलब ये जो क्रूज चलेगा इस दौरान गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस पर बनी विशेष फिल्म दिखाई जाएगी। आगे बात करते हैं एकता क्रूज सेवा की। तो 30 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में एकता क्रूज सेवा का उद्घाटन किया। इस क्रूज सेवा के माध्यम से पर्यटक स्टैचू ऑफ यूनिटी का दर्शन कर सकेंगे। यह क्रूज सेवा श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैचू ऑफ यूनिटी के मध्य 6 किलोमीटर की दूरी तक संचालित होगी। इसी प्रकार से वाराणसी से चुनार क्रूज सेवा की बात करें तो 5 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश, तो ये 5 सितंबर 2021 की मतलब लेटेस्ट है, को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इस सेवा की शुरुआत की गई। यह क्रूज सेवा वाराणसी के रविदास घाट से शुरू होकर के चुनार के किले तक जाएगी। इस बीच टंकेश्वर महादेव मंदिर, वाराणसी का विंध्याचल धाम तथा मिर्जापुर की भी यात्रा इस क्रूज सेवा में पूर्ण होगी। अगला है बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020। तो 16वीं विधानसभा का कार्यकाल जो है 29 नवंबर 2020 को समाप्त हो रहा था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में 17वीं बिहार विधानसभा का चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराएगा। कितने चरणों में? 3 चरणों में। तो ध्यान रखिएगा 17वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है। ठीक है, और इस विधानसभा चुनाव में यदि 2015 से कंपेयर करें 16वीं विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें जो मतदान का प्रतिशत था कितना था? 56.66% था। वहीं 2020 में जो 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव होता है इसमें इसका परसेंटेज बढ़ता है। कितना बढ़ा था? 0.39% बढ़ करके यह 57.05% हो गया। और यदि रिजल्ट की बात करें तो चुनाव परिणाम के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 243 में से 125 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें प्राप्त हुई।
और महागठबंधन की पराजय के बाद इसके प्रमुख घटक राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सर्वाधिक 75 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल रहा है और 17वीं बिहार विधानसभा में महिलाओं की संख्या लगभग 11% रही है तथा इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ ली और नीतीश कुमार ने लगातार चौथी बार और कुल 7वीं बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ग्रहण की। तो ध्यान रखिएगा, लगातार चौथी बार और कुल 7वीं बार। इनके साथ ही तारा किशोर प्रसाद एवं सुश्री रेणु देवी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है और 17वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भाजपा के विजय कुमार सिन्हा को। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं पंजाब के नए मुख्यमंत्री अभी चुने गए हैं। तो 20 सितंबर 2021 को चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का स्थान ग्रहण किया है। आगे देखें गुजरात के बारे में, तो 13 सितंबर 2021 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसी प्रकार से 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा, तीरथ सिंह रावत सबसे कम दिन 114 दिन तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं कर्नाटक की बात करें तो 28 जुलाई 2021 को बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और इन्होंने BS येदियुरप्पा का स्थान ग्रहण किया है। राज्यपालों का स्थानांतरण एवं नई नियुक्तियों की बात करें तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गुरमीत सिंह, इन्होंने बेबी रानी मौर्य की जगह ली है। वहीं पंजाब के नए राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, इन्होंने विजेंद्र पाल सिंह बदनौर का स्थान लिया है। तमिलनाडु के नए राज्यपाल हैं आर्यन रवि, इन्होंने बनवारी लाल पुरोहित का स्थान लिया है। अब बनवारी लाल पुरोहित जो हैं पंजाब के राज्यपाल हो गए हैं। वहीं नागालैंड के राज्यपाल किसको बनाया गया? जगदीश मुखी को, इन्होंने आर्यन रवि का स्थान लिया है और आर्यन रवि जो है अब तमिलनाडु के राज्यपाल हो गए हैं। आगे बात कर लेते हैं लुहरी चरण प्रथम जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो 4 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए 1810.56 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो इस परियोजना को वर्ष 2008 में परिकल्पित किया गया था और यह 3 चरणों में इसको पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में 210 मेगावाट का होगा, दूसरा चरण 172 मेगावाट और तीसरा जो है वो 382 मेगावाट का है। अभी हम लोग पहले चरण पे हैं। इस परियोजना को सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। आगे चलते हैं तथा यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए कि इस परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों को अगले 10 वर्षों तक प्रत्येक माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, अगला है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के बारे में। तो देखिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI को वर्ष 1994 में स्थापित बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक जिसका नाम है पब्लिक अफेयर्स सेंटर, इसके द्वारा विकसित किया गया है। यह सूचकांक वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है, मतलब पहली बार 2016 में जारी किया गया था। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन गवर्नेंस परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है, राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर। तो यहाँ पर देखें तो देखिए अभी जो लेटेस्ट इसका इंडेक्स आया है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020, यह जो है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का 5वां संस्करण है, 5वां वार्षिक संस्करण है। 2016 में पहला आया था और ये 5वां है। ठीक है, यह जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 है यह निम्नलिखित 3 स्तंभों, 3 पिलर्स, 5 विषयों और 13 सतत विकास लक्ष्यों SDG, वैसे कितने SDG हैं मतलब 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, यहाँ पर हम लोग केवल 13 की बात करेंगे और 50 संकेतकों के आधार पर शासन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है यह इंडेक्स। इसमें 3 जो पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं? क्षमता, समृद्धि और समानता, अर्थात इक्वलिटी, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, ये तीनों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और जो 5 विषय इसमें शामिल हैं यह 5 थीम्स जो हैं, पहला अभिव्यक्ति और जवाबदेही, दूसरा है सरकार की प्रभावशीलता, तीसरा है विधि का शासन, चौथा है विनियमन की गुणवत्ता, 5वां है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। और 13 SDG लक्ष्य जो हैं इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 15वां, 16वां, इसमें ध्यान रखिएगा कौन से इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। तो इसमें 12वां, 13वां, 14वां और 17वां, ये 4 जो है SDG इसमें शामिल नहीं है। तो 12 नंबर का, 13 नंबर और 14 नंबर और 17 नंबर वाला। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल सर्वश्रेष्ठ
प्रशासित राज्य है। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश है। यदि शीर्ष 5 बड़े राज्य देखें तो केरल नंबर 1 पे है, तमिलनाडु 2 पे है, आंध्र प्रदेश तीसरे पे है, कर्नाटक चौथे पे और छत्तीसगढ़ 5वें पे। तो ध्यान रखिएगा, शुरू के 3 तो जरूर याद रखिएगा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। वहीं अंतिम बड़े राज्य, तो इस सूची में उत्तर प्रदेश जो है सबसे लास्ट, अंतिम मतलब बड़े राज्यों में देखें तो सबसे लास्ट पे इसकी रैंकिंग है, 18वीं रैंक है बड़े राज्यों में, ठीक है। और वहीं उड़ीसा 17वें नंबर पे है, बिहार 16वें नंबर पे है, झारखंड 15वें पे और हरियाणा 14वें नंबर पे है। आगे बात कर लेते हैं मिशन शक्ति के तृतीय चरण के बारे में। तो 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से बलरामपुर जनपद के देवीपाटन शक्तिपीठ से, कहां से, तो बलरामपुर जनपद के देवीपाटन शक्तिपीठ से मिशन शक्ति अभियान का प्रारंभ किया। गौरतलब है कि जिला बलरामपुर में बलात्कार के पश्चात मृत्यु का शिकार हुई एक 22 वर्षीय दलित महिला के सम्मान में मिशन शक्ति अभियान को प्रारंभ किया गया है। इसके तहत महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से प्रदेश भर में संयुक्त रूप से इस अभियान का संचालन किया गया है। इसके 2 चरण पहले ही संपन्न हो चुके हैं, या तीसरा चरण प्रारंभ किया गया है। तो 21 अगस्त 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया और यह चरण 31 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। आगे चलते हैं भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के बारे में। तो अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी एक नज़र में 2020 या इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2020 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 के दौरान भारत में 10.93 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ, जो 3.5% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। तो कितनी वृद्धि है, ये परसेंटेज याद रखिएगा, 3.5% की वार्षिक वृद्धि दर को। इस अवधि के दौरान 6.98 मिलियन अनिवासी भारतीयों अर्थात NRI का भारत आगमन हुआ, जो 1.6% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। इस प्रकार वर्ष 2019 के दौरान कुल 17.91 मिलियन विदेशी पर्यटक तथा अनिवासी भारतीयों सहित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का भारत में आगमन हुआ, जो 2.8% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। ये 2019 का आंकड़ा, 2020 में तो कोविड-19 महामारी की वजह से सब कुछ लॉक हो गया। कुछ इससे संबंधित जो फैक्ट हैं उसकी बात करें तो वर्ष 2019 के दौरान पर्यटन से आपका 2,11,661 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई, जो 8.6% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। और वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा जो है वो 1.23% है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और वहीं पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, 23वां है। मतलब पर्यटकों की संख्या के मामले में भारत 23वें स्थान पर है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जो प्राप्तियां, जो रेवेन्यू मिलता है, उस संदर्भ में भारत का संपूर्ण विश्व में 12वां स्थान है। तो पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से 23वें नंबर पे है और राजस्व की दृष्टि से 12वें नंबर पे है वर्ल्ड में। वहीं एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में भारत 8वें स्थान पर है, और जबकि रेवेन्यू प्राप्त करने में एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में भारत 6वें स्थान पर है। और यदि देखें भारत में विदेशी पर्यटक आगमन के जो शीर्ष 5 सोर्स देश हैं जहां से सबसे अधिक पर्यटक आते हैं, तो उसमें नंबर 1 पे आपका बांग्लादेश है, जहां से सर्वाधिक 23.58% पर्यटक आते हैं। और दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे पे यूनाइटेड किंगडम है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, 5वें पे कनाडा। तो पहला तो जरूर याद रखिएगा, बांग्लादेश है। वहीं यदि घरेलू पर्यटकों की बात करें तो इसमें जो शीर्ष राज्य हैं, सबसे अधिक पर्यटक कहाँ से होते हैं, उत्तर प्रदेश से 23.1%। वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे कर्नाटक और 5वें पे महाराष्ट्र है। पहला वाला याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं, जोजिला टनल के बारे में बात कर लेते हैं। तो 15 अक्टूबर 2020 को एक अनुष्ठान के माध्यम से जम्मू कश्मीर में जोजिला टनल के निर्माण का शुभारंभ हुआ। कब, 15 अक्टूबर 2020 को। और यह जो जोजिला टनल है, इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई याद रखिएगा 14.15 किलोमीटर लंबी यह टनल या सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1 पर जोजिला दर्रे के नीचे लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित की जाएगी। ठीक है, तो जोजिला टनल। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो यह सुरंग श्रीनगर को द्रास एवं कारगिल से होते हुए लेह से जोड़ेगी, लद्दाख के लेह से जोड़ेगी। इस संपूर्ण परियोजना के तहत टनल को जोड़ने वाले 18.63 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग का निर्माण शामिल है। इस प्रकार इस परियोजना की कुल लंबाई 32.78 किलोमीटर होगी। ऐसे तो टनल की लंबाई कितनी है, 14.15 किलोमीटर है।
और इस टनल के माध्यम से श्रीनगर घाटी और लद्दाख पठार के लेह के मध्य सभी मौसमों में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होगा। टनल का निर्माण पूरा होने पर यह एशिया की सबसे लंबी द्विमार्गी बाई डायरेक्शनल टनल हो जाएगी। वहीं अटल टनल की बात करें तो रोहतांग दर्रे के नीचे एक रणनीतिक सुरंग के निर्माण का ऐतिहासिक निर्णय 3 जून 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में लिया गया था। तो ये अटल टनल किस पे है? रोहतांग दर्रे पे है, में स्थित है। आगे देखें इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को, तो 3 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के मनाली में दक्षिणी पोर्ट द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे सुरंगीय राजमार्ग अटल टनल या अटल सुरंग रोहतांग को, जो कि रोहतांग में स्थित है, इसको राष्ट्र को समर्पित किया। इस टनल का पूर्व नाम रोहतांग टनल था, जिसका नाम जो है अब अटल टनल कर दिया गया है। आगे चलते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़ों को देखें तो अटल टनल का निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन BRO ने किया है और इस टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर लंबी यह टनल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली और लाहौल एवं स्पीति जिले के लाहौल स्पीति घाटी से वर्ष पर्यंत जोड़ती है। यह घोड़े के नाल के आकार की डबल लेन टनल है जिसकी ऊंचाई 5.525 मीटर है और यह सुरंग 10.5 मीटर चौड़ी है। यह टनल औसत समुद्र तल से 3000 मीटर या 10,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, किस पर्वतमाला में? पीर पंजाल पर्वतमाला में यह स्थित है। आगे चलते हैं डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक के बारे में। 2 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस द्वारा डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया। तो ध्यान रखिएगा, डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। तो इस इंडेक्स का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उनकी डेटा तैयारी के स्तर का आकलन करना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखें तो यह सर्वेक्षण केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं अर्थात सेंट्रल सेक्टर स्कीम और केंद्र प्रायोजित योजनाओं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लागू करने के मामले में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शन के आकलन को नापता है या उस पर आधारित है। सर्वे के तहत 65 मंत्रालयों व विभागों से कुल 250 केंद्रीय तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी एकत्रित की गई है और उनके प्राप्तांकों की गणना की गई है। इस डेटा शासन गुणवत्ता सूचकांक में सर्वाधिक 4.49 का स्कोर प्राप्त कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग को अंतिम स्थान दिया गया है। वहीं समग्र रूप से 65 मंत्रालय विभागों की रैंकिंग में उर्वरक विभाग जो है मंत्रालय में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शीर्ष पर है। वहीं यदि विभागों में देखेंगे तो उर्वरक विभाग जो है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत इसको तीसरा स्थान दिया गया है, जबकि 16 आर्थिक मंत्रालयों या विभागों में उर्वरक विभाग का दूसरा स्थान है। आगे चलते हैं अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन के बारे में। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने अनुसूचित जाति दिव्यांग युवाओं में उद्यमिता की भावना विकसित करने तथा उन्हें रोजगार सृजित करने वाले जॉब गिवर्स बनने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की थी 2014-15 में। इस फंड का उद्देश्य अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को देखें तो उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार तथा उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन जो है इसको प्रारंभ किया गया है। 30 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए संयुक्त पूंजी कोष वेंचर कैपिटल फंड शेड्यूल्ड कास्ट के तहत इस मिशन का शुभारंभ किया गया। इसके जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? दिव्यांगों को विशेष वरीयता के साथ अनुसूचित जाति के युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा दूसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी बिजनेस इनक्यूबेटर के साथ तालमेल के माध्यम से वर्ष 2024 तक 1000 अभिनव विचारों का समर्थन करना है। आगे देखते हैं इसमें, एक सेकेंड। तीसरा है स्टार्टअप पहलों से संबंधित विचारों को व्यावसायिक स्तर प्राप्त कर लेने तक उदार समतापरक सहयोग लिबरल इक्विटी सपोर्ट द्वारा समर्थन एवं प्रोत्साहन देना। अनुसूचित जाति के युवाओं को अपने स्टार्टअप से संबंधित विचार को वाणिज्यिक उद्यम में परिवर्तित करने के लिए इक्विटी फंडिंग के तहत 3 वर्षों में 30 लाख रुपए तक की राशि आवंटित की जाएगी और वहीं इस मिशन के तहत सफल उपक्रम वेंचर कैपिटल फंड से 5 करोड़ रुपए तक की सहायता प्राप्त करने के लिए अर्ह हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर जैव विविधता परिषद के संदर्भ में।
तो देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जैव विविधता परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर जैव विविधता परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। इस परिषद में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल 10 सदस्य शामिल होंगे। कुल इस प्रकार 11 सदस्य हो गए। इन सदस्यों में से 5 आधिकारिक पदेन तथा 5 गैर आधिकारिक सदस्य शामिल होंगे। इस परिषद के अध्यक्ष जम्मू व कश्मीर के प्रधान मुख्य वन संरक्षक होंगे। आगे चलते हैं और यहाँ पे ध्यान रखिए, गैर आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होगा और यह परिषद जैव विविधता अधिनियम 2002 और जैव विविधता नियम 2004 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी तथा जैव विविधता परिषद में वित्त विभाग की सहमति से एक कोष के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जिसे जम्मू एवं कश्मीर जैव विविधता परिषद निधि के रूप में जाना जाता है। जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 की बात करें तो जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषाओं का उपबंध करने हेतु जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 23 सितंबर 2020 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, फिर 22 सितंबर 2020 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था और वहीं 26 सितंबर 2020 को इसे राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान कर दी। इस अधिनियम के अनुसार 5 भाषाएं कौन कौन से, कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, 5 के नाम याद रखें, कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी संघ राज्य क्षेत्र के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली राजभाषाएं होंगी। यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 347 के विशेष उपबंध के अनुसार संसद किसी राज्य में वहां के जनसंख्या के पर्याप्त भाग की मांग को देखते हुए किसी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए विधेयक पारित कर सकती है। आगे बात करते हैं भारत प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो हाल ही में प्रोफेसर राजेश के पिल्लानिया द्वारा प्रथम भारत प्रसन्नता रिपोर्ट इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। यह रिपोर्ट सभी 36 भारतीय राज्यों संसदीय क्षेत्रों में प्रसन्नता के स्तर पर आधारित है। प्रोफेसर पिल्लानिया जो है ये गुरुग्राम स्थित मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं। यहाँ पे ध्यान देते हैं कि इसके जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको यहाँ पर देखें तो जो प्रसन्नता रैंकिंग 2020 है इसमें जो शीर्ष 10 भारतीय राज्य या संसदीय क्षेत्र हैं उनको ये देखें तो नंबर 1 पे आपका मिजोरम है, दूसरे पे पंजाब है, तीसरे पे अंडमान निकोबार है और वहीं उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश जो है 10वें नंबर पे है। ठीक है, समग्र रूप से। कुछ अन्य फैक्ट को देखें तो सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से मिजोरम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? पंजाब, गुजरात और तेलंगाना है बड़े राज्यों में। वहीं छोटे राज्यों में शीर्ष 3 राज्य मिजोरम वैसे भी समग्र रूप से पहले पे है और छोटे राज्यों में पहले पे है मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उत्तर भारत में प्रसन्नता रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो यदि उत्तर भारत में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, जबकि दक्षिण भारत में प्रसन्नता रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान पर कौन है? पुडुचेरी, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश। समग्र रैंकिंग में छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान पर, 36वें स्थान पर। वहीं समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पर है। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि रिपोर्ट में वर्ष 2020 के 5 वर्ष पश्चात अर्थात 2025 में कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक प्रसन्न होगा के संबंध में रैंकिंग जारी की जाएगी। और यहाँ ये ध्यान रखिएगा प्रोफेसर राजेश के पिल्लानिया का नाम किसके द्वारा इसको जारी किया गया है। देखिए, इसके अनुसार वर्ष 2025 की भारत प्रसन्नता रैंकिंग में क्रमशः मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा गुजरात शीर्ष 3 स्थान पर होंगे। मतलब पहले नंबर मणिपुर, दूसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा तीसरे पे गुजरात, जबकि छत्तीसगढ़ यहाँ पर भी अंतिम स्थान पर ही होगा। जबकि 2025 में प्रसन्नता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान 19वां होगा। अभी 10वें पे है, वहाँ पे 19वें स्थान पर होगा। इसी में बात कर लेते हैं आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस की। तो 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगा। आनंदम की टैगलाइन क्या है? सर्वभूत हितेरतः, जिसका अर्थ है सदा सबके कल्याण के लिए प्रेरित हो। मिशन कर्मयोगी की बात करें तो मिशन कर्मयोगी 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम या इंग्लिश में कहें तो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग को मंजूरी प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि मिशन कर्मयोगी लोक सेवा क्षमता विकास के लिए एक नई राष्ट्रीय अवसंरचना है। इस मिशन के तहत लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को आच्छादित करने के लिए वर्ष 2020-21 से लेकर के वर्ष 2024-25 तक अर्थात 5 वर्षों की अवधि के दौरान कुल 510.86 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। मिशन कर्मयोगी के 6 स्तंभ हैं। इसमें 6 पिलर्स हैं। कौन कौन? नीतिगत ढांचा, संस्थागत ढांचा, योग्यता की रूपरेखा, डिजिटल अध्ययन ढांचा अर्थात आईगॉट कर्मयोगी, इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली तथा छठा है निगरानी और मूल्यांकन रूपरेखा।
मिशन कर्मयोगी के तहत राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को सिविल सेवकों के क्षमता विकास के लिए आधार तैयार करने हेतु डिजाइन किया गया है, ताकि वे भारतीय संस्कृति के साथ साथ विश्व भर की श्रेष्ठ पद्धतियों को सीखते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहें। आगे इसी में देखते हैं, तो मिशन कर्मयोगी का कार्यान्वयन एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए एक पूर्णतः स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन वाहन या एसपीवी की स्थापना की जाएगी। एसपीवी जो है अर्थात विशेष प्रयोजन जो वाहन है, यह एक गैर लाभ अर्जक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी जो आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का स्वामित्व व प्रबंधन करेगी। मिशन कर्मयोगी के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए निम्नलिखित संस्थागत ढांचों को अनुमोदित किया गया है। इसमें पहले नंबर पर प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगा। दूसरा है मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय इकाई। तीसरा है आपका क्षमता विकास आयोग और चौथा है कार्यक्रम प्रबंधन इकाई। बात कर लेते हैं थोड़ा सा कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब के बारे में। तो 27 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक सेवकों के लिए कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन नई दिल्ली स्थित सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट में किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन चीज़ों की यहाँ पर चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।